हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के पार्ट 1 में समझाई थी सारी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे ही मैं आपको पार्ट 2 में आने वाली और जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है उसके बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैंने आपको 8 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में समझाया था। लास्ट वन इज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अब मैं आगे आपको और ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में समझाती हूँ। तो ये स्टॉक एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, द लार्जेस्ट लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर इंडिया। ठीक है गाइस, और इसके जो चेयरपर्सन हैं वो हैं हमारे अजय त्यागी। इनका नाम तो आपको पता ही होगा, बहुत फेमस है। हेडक्वार्टर इसका बॉम्बे में है, ऑल वी नो। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1988 में, और इसको स्टैट्यूटरी पावर्स दी गई थी 30 जनवरी 1992 को थ्रू द सेबी एक्ट 1992। ठीक है गाइस, और ये जो एक्ट है ना, इस एक्ट के थ्रू ये एक मतलब एक ऐसा बोर्ड बनाता है जो प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो अपनी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करती हैं। आप जानते होंगे ना, जैसे कि जो अपनी कंपनी को लिस्टेड करवाते हैं, जो कंपनीज होती हैं, जो जिसको स्टॉक एक्सचेंज जो है वो लिस्ट करता है, और उन कंपनी के शेयर्स को इन्वेस्टर्स जो है वो खरीदते हैं। ठीक है गाइस, तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट रखना ये काम है सेबी का। ये बोर्ड जो है इस काम को करता है। ठीक है, इसे रेगुलेट करता है और एक सिक्योर मार्केट बनाता है। तो इस तरह का जो ये इसीलिए जो ये स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड है, ये हमारी जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको अच्छे से मतलब प्रोटेक्ट रखना और इस काम को अच्छे से रेगुलेट करना, ये काम जो है हमारा स्टॉक एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करता है। ठीक है गाइस, तो इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इसके चेयरपर्सन है अजय त्यागी, और इसके हेडक्वार्टर बॉम्बे में है, और 1988 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। अब मैं बताऊंगी इसके कुछ मेंबर्स, जो इसमें मेंबर्स होते हैं। जैसे कि इसमें एक तो जो मेन होता है हेड, वो होता है चेयरमैन। इसके बाद कुछ जो पर्सन्स होते हैं, देखिए, 2 मेंबर्स फ्रॉम अमंगस्ट द ऑफिशियल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डीलिंग विद फाइनेंस। 2 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ डील करते हैं विद फाइनेंस। ठीक है, 1 मेंबर जो है आरबीआई से अपॉइंट किया जाता है, और 5 अदर मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से एटलीस्ट जो 3 हैं वो होल टाइम मेंबर्स होते हैं, और उसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है। उसके बाद इसके फंक्शंस: प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि जो अगर इन्वेस्टर्स के जो अगर शेयर, ये जो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, अगर वो सिक्योर नहीं होंगी तो वो लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना। तो इसका पहला फंक्शन तो यही रहता है कि ये इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, प्रमोट करता है डेवलपमेंट की सिक्योरिटीज़ मार्केट को, और रेगुलेट करता है बिजनेस का। ठीक है, इन स्टॉक एक्सचेंज और अदर सिक्योरिटीज़ मार्केट। बहुत सारे फंक्शंस हैं इनके वैसे तो, लेकिन ये इसके जो मेन फंक्शंस हैं। ठीक है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट है, जिसे हम इन शॉर्ट एब्रीवेशन में CSIR भी बोलते हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है गाइस, ये एस्टैब्लिश हुआ था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सितंबर 1942। एक ऑटोनोमस बॉडी है, लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है गाइस, और इसका गोल क्या होता है? इसका गोल होता है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, उसको अपनी कंट्री में इतना डेवलप करना कि वो अच्छे से इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो उस फील्ड में ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, ताकि जो हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज़ हैं बड़ी बड़ी, जैसे कि ये देखिए, इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग होती है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग होती है, ओशियन साइंसिंग होती है, लाइफ साइंसेज। ठीक है, केमिकल्स, माइनिंग, फूड, इन सब जो फील्ड हैं, इन एक्टिविटीज़ में जो CSIR है, वो इसका एक मेजर रोल ये है कि ये इसके रिसर्च करके इनकी डेवलपमेंट पर जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके बाद आता है हमारा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसे हम इन शॉर्ट NCERT बोलते हैं। NCERT के बारे में आपने सुना ही होगा, लोग बोलते हैं कि NCERT की बुक्स पढ़िए। तो इसके हेड और प्रेसिडेंट है रमेश पोखरियाल। एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इसका 1961 में। ये भी एक तरह की ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही चलाती है इसको भी, और इसका जो एक तरह से एस्टैब्लिश हुई थी अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है गाइज, और इसका जो मेन एम है ना, वो ये है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही असिस्ट करती है और एडवाइस करती है, और एक तरह का ना अकेडमिक जो सिलेबस होता है, जो सब्जेक्ट मैटर होता है, जो बच्चों को पढ़ाया जाएगा फ्रॉम क्लास 1 टू आई थिंक हाँ जी 12th तक, जो फर्स्ट क्लास से लेकर 12th तक जितना भी जो सिलेबस होता है ना, वो NCERT प्रोवाइड करती है। ठीक है, हाँ, वो बहुत स्कूल ऐसे होते हैं जो NCERT के सिलेबस को 6th क्लास से शुरू करते हैं, लेकिन मोस्टली जो स्कूल्स हैं
वो एनसीईआरटी के सिलेबस को फर्स्ट से लेकर 12th तक पढ़ाते हैं। ठीक है, और ये पूरा सब्जेक्ट मैटर कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा उनके सिलेबस में, वो सारा जो है वो एनसीईआरटी प्रोवाइड करती है। ठीक है गाइस। फिर आता है नेशनल डोपिंग एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, तो ये इसको हम इन शॉर्ट जो है हमसे नाडा कहते हैं। ठीक है, तो नाडा के बारे में आपने सुना होगा कि हाँ नाडा ने इस प्लेयर को बैन कर दिया, इस प्लेयर को बैन कर दिया। तो नाडा का सबसे इंपॉर्टेंट मोटो ही यही है कि प्ले फेयर, ये इसका मोटो है। ठीक है गाइस, कि हमने फेयरली खेलना है, उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं करना, कोई डॉपिंग नहीं करनी। डॉपिंग का एग्जैक्टली मीनिंग ये है कि जब वो जो हमारे प्लेयर्स होते हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए किसी ड्रग्स का यूज़ कर देते हैं, किसी दवाइयों का यूज़ करते हैं, तो उसको उसको रोकने के लिए ये एजेंसी बनाई गई है। अगर कोई भी प्लेयर इस तरह का काम करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको बैन कर दिया जाता है नाडा के थ्रू। तो वो आगे कुछ सालों तक अपनी जो स्पोर्ट्स हैं उस फील्ड में कोई कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 24 नवंबर 2005 को। ठीक है, एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, प्रमोट करती है, कोऑर्डिनेट करती है और मॉनिटर करती है कि डॉपिंग, जितनी भी डॉपिंग कहीं हो रही है तो उसको कंट्रोल करना इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, इसका मोटो मैंने आपको बता दिया कि प्ले फेयर। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ अमित कुमार दहिया के बारे में, जो एक जावलिन थ्रोअर हैं और ये सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और इनको अभी 4 साल के लिए नाडा ने बैन कर दिया है क्योंकि इन्होंने कुछ इस तरह का ही काम किया था कि इनसे कुछ सैंपल मांगे गए थे स्पोर्ट्स इवेंट के टाइम पर ही। तो इन्होंने अपनी जगह किसी और एथलीट को भेजकर वो सैंपल भेजे, जिसकी वजह से इनके ऊपर ये डॉपिंग का केस लगा और इनको अब 4 साल के लिए नाडा ने बैन कर दिया है। तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो एक्टर सुनील शेट्टी को अपॉइंट किया गया है एज अ नाडा ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है गाइस। फिर आता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, द लार्जेस्ट एंड लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लोकेटेड इन बॉम्बे और मुंबई। इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1992 में। इसके बारे में आप जानते ही होंगे, एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है हमारी कंट्री का। और इसके हेडक्वार्टर हैं मुंबई में और इसके चेयरपर्सन हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। ठीक है, और इसके एमडी हैं विक्रम लिमाय। इसके फंक्शंस क्या है गाइस कि ये एक तरह की लिक्विडिटी देता है और मार्केटेबिलिटी देता है एग्जिस्टेंस जो है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को, प्राइसिंग करता है सिक्योरिटी की, जो ट्रांजैक्शन है वो बिल्कुल सेफ़ हो ताकि लोगों की इनके लिए रिलायबिलिटी बढ़े। ठीक है, और कंट्रीब्यूट करता है कि इकोनॉमी की भी ग्रोथ हो। ठीक है गाइस, तो इस तरह से कुछ इसके फंक्शंस हैं जो ये काम करता है। ये भी एक तरह से सेबी की तरह ही वर्क करता है, लेकिन ये सेबी से भी बहुत ज़्यादा पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है गाइस। फिर आता है आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, जिसको हम आईसीएमआर कहते हैं। अभी आपने सुना ही हो कोविड-19 के चलते हुए आईसीएमआर के बारे में हमने काफ़ी कुछ सुना है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1911 में हुआ था। इसके हेडक्वार्टर हैं न्यू दिल्ली में और इसके सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर बलराम भार्गव। ठीक है, ये जो एक एपेक्स बॉडी है इंडिया की, कि ये क्या करती है, बायोमेडिकल जो रिसर्च होती हैं वो करती है ये, और ये एक तरह से ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी है इन द वर्ल्ड। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा कि जो आईसीएमआर ने कुछ प्राइवेट जितनी भी लेबोरेटरीज़ हैं उनको परमिशन दे दी थी कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए। तो ये एक तरह की ऐसी बॉडी है जो इस फील्ड से रिलेटेड जो है वो सारा काम संभालती है। एक तरह की हाईएस्ट अथॉरिटी वाली बॉडी है जिनसे हमें परमिशन लेनी पड़ती है, प्राइवेट बॉडीज़ को परमिशन लेनी पड़ती है कुछ भी बड़ी फील्ड में काम करने के लिए। जैसे इस वक्त आईसीएमआर ने काफ़ी सारी जो प्राइवेट लेबोरेटरीज़ हैं उनको परमिशन दी कि वो कोविड-19 के टेस्ट कर सकती हैं। तो ये है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। सो थैंक यू गाइस।